नमस्कार एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पीसीए विच स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा पीसीए शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे। ओके, मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ आउटलाइन बना रखी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पीसीए की जरूरत क्या पड़ी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम जो हमें इसके थ्रू सॉल्व करनी है। ठीक है, दूसरा हम समझने वाले हैं कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तीसरा समझेंगे हाउ पीसीए वर्क्स, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहते हैं। ठीक है, हाउ पीसीए वर्क्स। फोर्थ आता है अपना कि एल्गोरिदम क्या होता है पीसीए का। ठीक है, इस एल्गोरिदम के थ्रू हम पूरा देखेंगे कि भैया पीसीए एक्चुअल में जो जो चीजें करता है मैथमेटिकल, उसके पीछे जो फॉर्मूलाज लगते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या फॉर्मूलाज है, कैसे कैसे काम करते हैं। और इस एल्गोरिदम वाले टॉपिक के थ्रू आप अपने आप से, अपने हाथों से स्क्रैच कोडिंग भी कर सकते हैं पीसीए की। ठीक है, सो ये एक मेजर क्वेश्चन रहने वाला है इस पूरी वीडियो का। ओके, सो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, फिफ्थ आता है अपना टॉपिक द नंबर ऑफ डायमेंशंस के, हमें कितने डायमेंशंस चूज करना चाहिए अपने डेटा में से। सिक्स आता है स्क्रीन प्लॉट। ठीक है, सो बेसिकली ये पूरी वीडियो इन 6 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड होगी। ओके, तो और उसका मेन पोर्शन इसी पे रहने वाला है। ठीक है, सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि यार अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, और जो जो मैं समझा रहा हूं ना उसके नोट्स लिखते रहिए। ठीक है, बोर्ड को कॉपी मत करो। ठीक है, बोर्ड तो यार मैं समझाने के लिए कुछ भी बनाता रहता हूं। ठीक है, उसको कॉपी मत करना, जो मैं समझा रहा हूं ना उसको लिख लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले टॉपिक से, अपने पहले चैप्टर से, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम देखते हैं यार अपना पहला चैप्टर विच इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम क्या पड़ी हमें कि हमें पीसीए बनाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, पीसीए क्या है ये इसके थ्रू ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो क्या है यार, जब हमारे पास एक बड़ा सा डेटा सेट होता है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर मान लो 80 कॉलम्स है। ठीक है, मेरे पास यहां पर 80 कॉलम्स का एक बहुत विशाल डेटा सेट है। ठीक है, तो यार इसके अंदर ना आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्या, देखो जब भी आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल इसके ऊपर रन करते हैं 80 फीचर्स के एक विशाल से डेटा सेट के ऊपर एक तो यार आपके ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, सबसे पहले तो यार कि इट इज कॉम्प्यूटेशनली कॉस्टली। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यार जब आप 80 कॉलम्स के डेटा को अपने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर भेजते हो ना, उसको पुश करते हो ना, तो यार आपका मशीन लर्निंग मॉडल ना बहुत आपके रिसोर्सेज खाता है आपके कंप्यूटर के। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा रैम पीता है, मतलब आपको दिखेगी नहीं वो, पर वो पीता है। ठीक है, अगर यहीं पर ही देखो 80 है तो यार चलो ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, कोई ज्यादा को फर्क पता नहीं लगेगा। यहीं पर ही आपके 100 हो, 500 फीचर्स हो, तब क्या करोगे आप, है ना, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मतलब जब आपके 500-200 ऐसे फीचर्स होते हैं ना, तब आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा उसको पावर दे रहा, उसको बहुत ज्यादा मेमोरी प्रोवाइड करता है एंड इट बिकम्स क्वाइट कॉस्टली। ठीक है, सो यार एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि यार जब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं तो कॉम्प्यूटेशनली कॉस्टली होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि ना आप इसको प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसका बताता हूं, मतलब इम्पॉसिबल टू प्लॉट। ठीक है, इधर प्लॉट का मतलब है ग्राफिकली प्लॉट करना। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यार, ग्राफिकली प्लॉट, इम्पॉसिबल टू ग्राफिकली प्लॉट। इसका मतलब क्या हो, देखो जब हमारे पास हमें कुछ प्लॉटिंग करनी होती है, प्लॉट का मतलब क्या होता है यार, आप सबको पता ही होगा, हम सबने अपनी स्कूल में सीखा ये है कि ये प्लॉटिंग क्या होती है कि ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये y है मेरा, ये x है, इसके अंदर मैंने कुछ प्लॉटिंग कर दी। ठीक है, ये तो लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ बना दो। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ प्लॉटिंग कर दी। यार ये चीज पता कब पॉसिबल होती है, जब आपके पास 2 डायमेंशन का डेटा सेट होता है। 2 डायमेंशन का डेटा सेट का मतलब है 2 फीचर्स का डेटा सेट। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर केवल 2 कॉलम्स है और उसको मैंने ऐसे कर दिया, उसको मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहां पर 3 कॉलम्स का एक डेटा सेट है,
अब क्या करें, अब मेरे को इसे प्लॉट करना, कोई गल नहीं, कर दो यार, यहां पर एक जेड एक्सिस बना दो, 3D प्लॉटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। 2D प्लॉटिंग हो गई, 3D प्लॉटिंग हो गई। पर यार अब मैंने कह दिया आपको कि एक और कॉलम है, चौथा कॉलम भी है, अब इसकी प्लॉटिंग कैसे करोगे? आप कह दोगे यार 3D प्लॉटिंग कर दो, यहां जेड बनाया है, यहां पर एक और इसका तीर निकाल दो, तो पता है पॉसिबल नहीं है। आप बात कर रहे हो यार कि 3D प्लॉटिंग तो होगी, ठीक है, आप कह रहे हो कि 4D प्लॉटिंग कर दो, ठीक है, इज इट पॉसिबल? आपको एक बात बताता हूं यार कि हम इस दुनिया में रहते हैं ना, दिस इज अ 3D वर्ल्ड, ठीक है। इस दुनिया के अंदर, जैसे अभी मैं इस कमरे के अंदर हूं, इस कमरे के अंदर क्या क्या है मेरे पास, इस कमरे की लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ठीक है, दिस इज अ 3D रूम, ठीक है। ऐसे मेरी भी है, मेरी कुछ लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ठीक है। वी आर लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड, ठीक है। इस 3D वर्ल्ड के अंदर क्या 4D की कुछ प्लॉटिंग कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? खुद सोचो यार, है ना। आप अपने वर्ल्ड के डायमेंशन से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। जब हमारी दुनिया ही 3D में है, तो आप 4D में कैसे प्लॉटिंग कर दोगे? कौन सा चौथा डायमेंशन लगाओगे आप, है ना। ये एक्स है मेरा, फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ हो गई, ये विड्थ, ये चलो ये जेड हो गई, मेरी विड्थ हो गई, एक्स मेरी हाइट हो गई, चौथा कहां बनाओगे? इज इट इम्पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल ना यार। अब यार वो बात अलग है कि आप लोग ये वीडियो 5023 में देख रहे हो, आज से 3000 साल बाद, तब शायद ऐसे 4D 5D वगैरह आ गए हो, बट अभी के लिए तो यार ये इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। सो 3D से ऊपर हम प्लॉटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। 3D से ऊपर हम प्लॉटिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी है कि आप 3 कॉलम से ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात है ना। आप 3 कॉलम से ऊपर प्लॉटिंग नहीं कर सकते, तो चौथा कॉलम कहां गया भैया? क्या करोगे उस बेचारे का, ठीक है। उसको भी प्लॉट होना था, उसके भी कुछ अरमान थे प्लॉट होने के, अब नहीं हो पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब यहां पर देख लो, आपके 4 कॉलम में आप अटक गए हो। अगर मैंने यहां बोल दिया भैया आपके 80 कॉलम है, 80 कॉलम को कैसे प्लॉट करोगे? 80D तो कुछ होता ही नहीं भैया, हमारे पास 4D नहीं, 80D कहां से लाओगे, है ना। तो यही है यार, इसकी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक, ठीक है, ये हो गई इसकी एक प्रॉब्लम। इसकी एक और प्रॉब्लम आती है, तीसरी प्रॉब्लम होती है ओवरफिटिंग, ठीक है। अब ये ओवरफिटिंग क्या होता है समझाते हैं। ओवरफिटिंग शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता हो जो ML बैकग्राउंड से हैं, जो नहीं है उनको मैं समझा देता हूं, ठीक है। अगर आता है तब भी देख लो, नहीं आता तब भी देख लो, ठीक है, देखना ही है, ठीक है। ओवरफिटिंग क्या होती है? देखो यार कि जब आपके पास एक डेटा है, ठीक है, इस डेटा के अंदर आप इसकी 2 डिविजन्स करते हो, ठीक है। मैं बहुत छोटा सा बॉक्स बनाया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छी खासी स्पेस लेते हैं, ठीक है। कि मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, ठीक, इसके अंदर है मेरे पास चलो मान लो 800 रोज है, ठीक है। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, इस डेटा को टेस्ट और ट्रेन में। जब हम मशीन लर्निंग करते हैं ना, तो हमें करना पड़ता है, हमें ये ट्रेन टेस्ट का स्प्लिट करना पड़ता है, ताकि एक, जैसे अभी यहां पर मैंने स्प्लिट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहां 800 में से 600 रोज यहां पर आ गई, 200 रोज यहां पर आ गई। ये करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि आपको अपने मॉडल को इन 600 रोज के ऊपर ट्रेन करना होता है, और इन 200 रोज पे आपको टेस्ट करना पड़ता है। इसी टेस्ट से आपको इसकी एक्यूरेसी पता लगती है कि भैया आपका मॉडल एक्चुअली एक्यूरेट है कितना, ठीक है ना। जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे स्कूल्स में टेस्ट होते हैं ना हमारे, आपको पहले बहुत सारा ट्रेन कर दिया जाता है, आपको पहले सिखाया जाता है ये क्या होता है, वो क्या होता है, देन फिर आपका टेस्ट होता है, एंड सेम हो गया, मिड सेम हो गया, है ना। वैसे ही हम मॉडल का भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले उसको ट्रेन करेंगे, फिर उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यार जब ये करते हैं ना, ओवरफिटिंग के केस में क्या होता है कि आपका मॉडल कुछ इतना बढ़िया समझ के चला जाता है ना, कुछ इतना बढ़िया तरीके से ट्रेन हो जाता है कि वो टेस्ट में जाके लटक जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है कि यार हम तो जब टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मैंने पढ़ लिया और फिर टेस्ट में तो मेरे अच्छे नंबर आते हैं। मतलब आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, तो आपके टेस्ट में कैसे गंदे आ सकते हैं? इसका अंदर हो सकता है ऐसा, क्योंकि
ये जब मॉडल इन 600 के ऊपर इतना अच्छे से रट लेता है ना, इनको ऐसे मेमोराइज कर लेता है कि इसको बाहर का कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, अगर मैंने मॉडल को बताया कि भैया 2+2 = 4, ठीक है, उसको पता है कि 2+2 का आंसर होता है 4। अगर मैंने उसको टेस्ट में दे दी, इसने इतने अच्छे से समझ लिया ना, इतने अच्छे से उसे रट के बैठ गया है वो। जब मैं इसको दे दूंगा ना टेस्ट में 2+3 बता दे, अब जब मैं इसको बोलूंगा भाई 2+3 बता दे, ये बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने इतने अच्छे से इसे समझ लिया कि वो इसे समझ रही ये क्या है, ये मैं तो जानता ही नहीं इसको, वो फिर जाएगा वहां पर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। जब आपका डेटा कुछ इतना ही बढ़िया तरीके से इतना झंडे गाड़ दे, वो टेस्टिंग में, सॉरी ट्रेनिंग में इतने झंडे गाड़ दे कि वो टेस्ट में आकर गिर जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। ओके, तो यार ये था ओवरफिटिंग का केस। तो जब क्या होता है यार, जब आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि 80 फीचर है हमारे पास इतने सारे फीचर होते हैं, तब ना हमारा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जब 80 फीचर्स के ऊपर आप अपने डेटा को ट्रेन कर रहे हैं तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ना जब उसकी टेस्टिंग करोगे ना तो ओवरफिट कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि यार जब आप टेस्ट उसकी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जब मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूंगा ना, तब तो मेरे पास एक्यूरेसी आएगी वो भैया 99%। इनफैक्ट कुछ लोगों की तो 100 टच कर जाती है, मेरी बात करी हुई है, 100% एक्यूरेसी चलेगी भाई। बंदे ऐसे खुश हो रहे होते हैं, वाह भाई वाह 100 चलेगी, आज तो मैंने क्या झंडे गाड़ दिए। ठीक है, पर जैसे ही वो टेस्ट करते हैं ना 25%, ठीक है 45% एक्यूरेसी इतनी गंदी आती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग, कि जब आपकी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी एक्यूरेसी है पर टेस्टिंग में भैया बिल्कुल ही खत्म हो जाए मॉडल आपका। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। और ये केस ओवरफिटिंग का इसलिए होता है क्योंकि जितने ज्यादा फीचर लगाएंगे ना अपने मॉडल के अंदर, जितने ज्यादा फीचर आप उसकी ट्रेनिंग में लगाएंगे, फॉर एग्जांपल 80 फीचर, उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने ज्यादा ओवरफिटिंग के चांसेस भी होंगे। ठीक है, इनफैक्ट जितने ज्यादा फीचर होंगे ना उतने ही ज्यादा उसके उन फीचर्स के बीच में क्या बोलते हैं, मल्टीकोलिनियरिटी की संभावना बनती है। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है कि जब आपके दो फीचर बिल्कुल ही सेम बात बताते हो, ठीक है, कि दो फीचर सेम बात बताते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 2 कॉलम है, ठीक है, यहाँ 2 कॉलम है, एक कॉलम में लिखा है भैया 1 2 3, ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है 2 4 6। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है इनके बीच में। ये वाला जो कॉलम है इसी का तो डबल है ना, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, है कि नहीं? इसी के तो ये डबल्स हैं। तो यार कुछ खास बता रहा है ये नहीं बता रहा ना, दिस इज कॉल्ड मल्टीकोलिनियरिटी। जब आपके 2 कॉलम्स बिल्कुल ही सेम बात बताते हो, ठीक है, तब आपकी ये संभावना बढ़ जाती है कि वो मल्टीकोलिनियर हो, और इससे आपका जो मॉडल होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है फालतू में। ठीक है, और ओवरफिटिंग हो जाती है। तो यार ये प्रॉब्लम है हमारी, और इसे सॉल्व करता है हमारा पीसीए। ठीक है, एक्चुअली पीसीए सॉल्व नहीं करता, पीसीए सॉल्व करता है बट उससे पहले उसके पापा जी हैं, विच इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अगला चैप्टर वही है, ठीक है, वो देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं अपने सेकंड चैप्टर को, विच इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, तो यार पिछले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम बहुत सारे फीचर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन का यार आपको नाम से शायद पता लग रहा हो कि इसका मतलब यही होता है कि जो हमारे डायमेंशन होते हैं ना, जो हमारे फीचर्स होते हैं, हम उनमें से उनको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अगर यहां मेरे पास 1 2 3 4 5 फीचर्स हैं, तो इनमें से मैं रिड्यूस कर दूंगा फीचर्स। ठीक है, और वो रिड्यूस कैसे करेंगे? जो सबसे बेस्ट फीचर्स होते हैं ना, केवल उनको रख के बाकी सबको हटा देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। द बेस्ट फीचर्स दैट हेल्प प्रिडिक्टिंग आवर मॉडल, ठीक है, जिनकी सबसे ज्यादा पकड़ होती है हमारे मॉडल के ऊपर, हम केवल उनको रखते हैं और बाकियों को हटा देते हैं। ठीक है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन बेसिकली यही है। ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स क्या होते हैं इसके? पहली टाइप होती है फीचर एलिमिनेशन। ठीक है,
फीचर एलिमिनेशन। अब ये जो फीचर है, फीचर का मतलब कॉलम ही होता है, कॉलम्स को प्यार से फीचर बोलते हैं, ठीक है। तो यार फीचर एलिमिनेशन क्या होता है कि ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर मुझे 1 2 3 4 2 3 4 5 हो गए ना, छठा भी ले लेते हैं, ठीक है। मेरे को यहां पर 6 कॉलम्स का एक डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ना इसको रिड्यूस करना है कि मेरे को प्लॉटिंग करनी है इसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 6 से ऐसे 3 फीचर्स के पास लेके जाना है, ठीक है। 6 कॉलम से मेरे को उसके 3 बनाने हैं। तो फीचर एलिमिनेशन क्या कहता है कि ना भैया कुछ नहीं है, जो सबसे बेस्ट कॉलम्स है ना केवल उनको रखो, अब बाकियों को हटा दो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे ये 3 जो स्टार्टिंग के हैं ये सबसे बेस्ट है फीचर्स, ठीक है, सबसे अच्छा मेरे, अभी जो मैं बेस्ट बोल रहा हूं, बेस्ट कैसे डिफाइन होता है कि आपका वो जो कॉलम है ना, ये जो फीचर है, ये आपके मॉडल में कितना सिग्निफिकेंट है। मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ कि यार इस कॉलम की कितनी अहमियत है उस मॉडल के लिए, मतलब कि इसके अंदर जो डेटा है वो कितना वैल्यूएबल है हमारे डेटा के लिए, ठीक है, हमारे मॉडल के लिए। सो इसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है हमारे मॉडल के लिए, ठीक है, जिससे अब फॉर एग्जांपल अगर ये जो वैल्यूएबल वाला कॉलम है ना, मैंने इसको हटा दिया ना, तो जो मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे मॉडल की एक्यूरेसी इन 3 वेरिएबल्स के साथ फॉर एग्जांपल 90% थी और मैंने ये इंपॉर्टेंट वाला एक वेरिएबल हटा दिया, तो शायद वो 75 हो जाए, ठीक है। तो यार ये इंपॉर्टेंस होती है इन वेरिएबल्स की, ठीक है। तो फीचर एलिमिनेशन ये कहता है कि जो इंपॉर्टेंट है ना, जितने आपको चाहिए मोस्ट, फॉर एग्जाम्पल 3 यहां पर 3 चाहिए, तो मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स उठाए, ठीक है, वेरिएबल नहीं सॉरी फीचर्स उठाए, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स उठाए, उनको रखा, सेव किया और बाकी सबको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ 3 है ना, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। यहां पर मेरे को 4 चाहिए होते, तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये भी सिग्निफिकेंट है तो इन दोनों को मैं रिमूव कर देता, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यार आपको लग रहा होगा कि हाँ यार पहले के 4 ले ले, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो लास्ट वाला फीचर है वो बेस्ट हो, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मत समझना कि हमेशा ऑर्डर में ही होते हैं, ठीक है। अगर मैंने 4 बोला तो भैया पहले के 4 उठा लो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डेटा में से आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको निकालने का भी तरीका होता है, बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो बेस्ट फीचर्स आप निकाल लो, ठीक है, और बाकियों को रिमूव कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फीचर एलिमिनेशन। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल गोली मार को उड़ा दो बाकी सब, ओके। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की, विच इज फीचर, ये एलिमिनेशन था ना, फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन देखो, पिछले वाला जो हमारा मेथड था ना फीचर एलिमिनेशन का, उसके अंदर क्या था यार कि आपके पास वो 6 कॉलम में से मान लो यार 3 बिल्कुल बर्बाद थे, ठीक है, ऐसे था ना। इन 6 कॉलम में से ये लास्ट के 3 मान लो बर्बाद थे बिल्कुल ही, ठीक है। इनको हमने डायरेक्टली उड़ा दिया। पर एक बात सोचो, इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो था, कुछ तो था इनके अंदर, थोड़ा बहुत तो चलो यार कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे आपके मॉडल की तरफ, कुछ तो कर रहे थे, है ना, कुछ तो इनकी अहमियत थी मॉडल के अंदर भी। और यार आपने क्या किया, आपने इनको ऐसे उड़ा दिया, ठीक है, आपने ना ये बेचारी अन्याय कर दिया आपने, ठीक है, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आपने इनको ऐसे उड़ा दिया। तो यार ये थोड़ा नाइंसाफी हो गई इनके साथ। इसी नाइंसाफी को सही करने के लिए, इनको जस्टिस देने के लिए आया है फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या बोलता है कि यार अगर आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं एंड आपको 3 बनाने हैं, ठीक है, अगर आपको 3 बनाने तो एक काम करते हैं कि ना ये जो 6 है इसको थोड़ा सा तमीज से बना देता हूं मैं, कुछ अच्छे समझ में है। ये जो 6 मेरे पास यहाँ कॉलम्स हैं, ठीक है, इसके बीच में मैंने 6 लिखा, इसका मतलब 6 कॉलम्स है, ठीक है। ये 6 कॉलम्स है, मेरे को इसमें से 3 निकालने हैं। तो क्या करो यार कि ना
हर कॉलम में से, अब एक काम करो, हम कुछ ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने वाले ना इसके ऊपर कि मेरे को ऐसे 6 कॉलम्स मिलेंगे, मेरे को इसके ऊपर कुछ ऐसे मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगा मैं इन 6 कॉलम्स के ऊपर कि मेरे को ऐसे 6 कॉलम्स मिलेंगे जिसके जो ऐसे 6 कॉलम मिलेंगे जो हर कॉलम इन 6 का कॉम्बिनेशन से बना होगा। ठीक है, दोबारा बताता हूं, ये जो 6 कॉलम मेरे को मिलेंगे ना, इसके अंदर हर एक कॉलम इन 6 के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर यहां मेरे पास 6 कॉलम्स है ना, मेरे पास 6 कॉलम्स हैं, तो हर एक कॉलम इन 6 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। ठीक है, मतलब इन 6 का कॉम्बिनेशन इसमें भी आएगा, इन 6 को मैंने ऐसा समावेश कर दिया, इनका ऐसा कॉम्बाइन कर दिया कि उससे एक कॉलम बना, देन दोबारा इनका समावेश किया, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, ऐसे मेरे को 6 कॉलम मिल गए हैं जो कि हर इन ये 6 ईच वन ऑफ दी 6 कॉलम्स, मतलब इन 6 में से सारे कॉलम्स इन 6 के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये जो सारे 6 के 6 कॉलम्स है ना, ये इन 6 के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है, ईच वन ऑफ दीज 6 कॉलम्स इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 6 कॉलम्स। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है कि ना, जब आप, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो 6 है ना, मेरे को यहाँ 6 मिल गए हैं, इसमें से मैं 3 निकाल लूंगा। ठीक है, यहां पर जो 3 बेस्ट होंगे, यहां पर जो 3 बेस्ट होंगे उनको मैं रखूंगा, बाकी 3 को मैं मिटा दूंगा। ठीक है, इससे क्या हुआ यार? आप कह रहे हो यार ये तो वही फीचर एलिमिनेशन वाला काम होगा। नहीं, फीचर एलिमिनेशन वाला काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि हर कॉलम के अंदर इन 6 कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, हर कॉलम इन 6 कॉलम का कॉम्बिनेशन है ना। तो यार जब आपने 3 कॉलम में डिलीट कर भी दिए, तब भी इन 3 बेस्ट कॉलम्स के अंदर इन 6 के वैल्यूज तो है ना, कि 3 जो बेस्ट है ये भी तो इन 6 से मिलके बने हैं, है ना। तो मतलब आपका कोई डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, जब आपके ये बेस्ट कॉलम ही इन 6 से मिलके बने हैं, तो आपको क्या डेटा लॉस हुआ? कुछ हुआ ही नहीं आपका, है ना। तो यही होता है फीचर एक्सट्रैक्शन के, आपकी देखो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ठीक है, कि यार आपने फीचर को एलिमिनेट भी कर दिया और आपको कोई डेटा लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि ये सारे के सारे कॉलम्स इन 6 के कॉम्बिनेशन से बने। एक और बात, ये जो 6 कॉलम्स हमारे नए बने होते हैं ना, इनके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, आप भी लिख लो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है कि दीज आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। These 6 columns are mutually independent, मतलब ये आपस में इनकी कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कोरिलेशन वाली बात मैं अगले वाले में बताता हूं। ठीक है, आगे बताता हूँ कोरिलेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो पता है तो यार वाह वाह, क्या ही बात है। ठीक है, तो दीज आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। और सेकेंड पॉइंट आता है कि दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि यार ये 6 के 6 ना एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे कैसे? कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी वैल्यूज को प्लॉट किया, ठीक है, इनकी वैल्यूज को मैंने प्लॉट किया ना, तो ये ऐसे आएंगी 90 डिग्री पे एंगल। ये कंपोनेंट्स है एक्चुअली, आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स इनके ना 90 डिग्री के एंगल पे होगा, आगे बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे बेस्ट 3 कॉलम है, तो ये ऐसे होंगे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो यार ये था डायमेंशनल रिडक्शन का टॉपिक। इसको मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, डायमेंशनल रिडक्शन का ये टॉपिक था पूरा। एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ पीसीए वर्क्स। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं अपना थर्ड चैप्टर विच इज हाउ पीसीए वर्क्स। ठीक है,
हाउ पीसीए वर्क्स में देखो क्या है कि ना हम देखने वाले हैं यार एक्चुअली पीसीए काम कैसे करता है। अच्छा, पिछले वाले चैप्टर में आपको एक चीज बताना भूल गया था मैं कि जो हमारा पीसीए है ना, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जो काम हम फीचर एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको बताया ना, एग्जैक्टली सेम चीज हम पीसीए में भी करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैंने आपको पीसीए की समरी थोड़ी सी बता दी थी पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यार हाउ पीसीए वर्क्स, देखो यार क्या होता है कि अब एक चीज इमेजिन करो कि ना ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, मेरे पास चलो यार एक 2 कॉलम्स का डेटा है। ठीक है, चलो ऐसा बताता हूं मैं कि क्या है कि ना हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है उसकी हम एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसी कोवेरियंस मैट्रिक्स, नाम भी बताता हूं चलो मैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं अपने डेटा से में। ठीक है, ये जो मेरा डेटा है इसके अंदर से मैं एक कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालता हूं। आगे बताऊंगा मैं कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होते हैं और कैसे निकालना है उसको, बस अभी के लिए समझ लो क्या होता है। ठीक है, ये मेरी कोवेरियंस मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूं कि ना इसके कॉलम्स को ब्रेक करके इसमें से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल लेता हूं। ठीक है, क्या करता हूं मैं, इसमें से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल लेता हूं। ये जो सिंबल है आइगन वैल्यूज का है, मैं लिख देता हूं, आइगन वैल्यूज है ये। अभी देखो कंफ्यूज मत हो, मैं आगे सब बताऊंगा, जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो इसी के ऊपर है। ठीक है, एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ना यार हम हर कॉलम में से उसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालते हैं। अब देखो ये जो हर कॉलम होता है ना, दीज आर एक्चुअली वेक्टर्स। ठीक है, जो हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली है उसके अंदर, जो हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली है ना, ये इसके अंदर हर कॉलम एक वेक्टर ही तो है ना। मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली, ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 1 0 1 लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, ये क्या है, ये 2 1 जो है ये क्या है, अगर मैं इसको अलग निकाल लू, ये मैट्रिक्स है ना, ये पूरी एक मैट्रिक्स है। इसकी जो कॉलम्स हैं ये क्या है, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स, है ना। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर 1 और ये वेक्टर 2। ठीक है, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, है ना। तो हमारे इसके अंदर में ये होता है, जो हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूं यार, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है। आगे बताऊंगा मैं कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, चिंता मत करो। तो मेरी कोवेरियंस मैट्रिक्स होते हैं ना, इसके अंदर ये जो सारे कॉलम्स होते हैं दे आर बेसिकली वेक्टर्स। ठीक है, और शायद आपको याद हो कि यार हमने अपनी पिछली स्कूल में सीखा हुआ है कि यार हर वेक्टर के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, है ना, याद है ना। सो जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स है ना, ये वही है। आइगन वैल्यूज आर बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड आइगन वेक्टर्स आर बेसिकली डायरेक्शन। ठीक है, आइगन वैल्यूज आर मैग्नीट्यूड एंड आइगन वेक्टर्स आर डायरेक्शन। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हर कॉलम में से, हर कॉलम कह लो वेक्टर कह लो, ठीक है, हर कॉलम में से हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एंड देन उनके थ्रू हम अपनी पीसीए करते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, अब बताता हूं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स मैंने निकाल लिए। ठीक है, अब ये जो मेरा डेटा सेट था जिसके अंदर, अब मान लो एक ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर केवल 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, इसके अंदर केवल 2 कॉलम्स है, इसके मैंने आइगन वैल्यूज, इसको मैं आइगन 1 लिखूंगा, एंड आइगन वेक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, इसकी भी निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, इसके मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल लिए। तो अब क्या करते हैं, क्या इसको ना सारा प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, एंड
मेरा डेटा कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये मेरा डेटा है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। तो जब मैं अपने आइगन वेक्टर्स इसके ऊपर प्लॉट करूंगा ना, जैसे ये जो आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है, जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, आइगन वेक्टर्स में क्या होता है कि हमारी डायरेक्शन होती है। तो पहले वाले की मान लो ऐसे आ रही है, ये जो हमारा कॉलम है इसको चलो नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए, इसका नामकरण कर देते हैं बी, और इनको भी ठीक कर देते हैं। दिस इज आइगन ऑफ ए, दिस इज आइगन ऑफ ए, दिस इज आइगन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ बी, दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये मैंने अपना आइगन वेक्टर ए प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ मैंने अपना आइगन वेक्टर बी भी प्लॉट कर दिया, ठीक है, मैंने अपना आइगन वेक्टर बी भी प्लॉट कर दिया। अब एक चीज देखो यार कि आप अगर इसमें से ढंग से देख सकते हो, देख पा रहे हो, तो इन दोनों में से कौन सा आइगन वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है? सिग्निफिकेंट क्यों, मतलब विच इज, अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं, विच इज द बेस्ट फिट, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन आपने पढ़ाई होगा ना लीनियर रिग्रेशन में। तो यार व्हाट इज द बेस्ट फिट लाइन, व्हाट इज द बेस्ट फिट डायरेक्शन? अगर आपका आंसर है आइगन वेक्टर ए तो आप बिल्कुल सही, ठीक है। आइगन वेक्टर ए जो है ना, उसकी डायरेक्शन हमारे डेटा के साथ ही है, ठीक है। तो यार क्या है कि ना, अब एक काम करते हैं कि इस डेटा को, इसको मिटा देता हूं मैं, आपको लिख ही लिया होगा आपने, ठीक है। इस डेटा को मैं दोबारा से इस डेटा के ऊपर, ये डेटा ऐसा है ना, मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगा ना, मैं आपको बताया था ना फैक्टर एक्सट्रैक्शन में, फीचर एक्सट्रैक्शन में हम कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, मैं वही इसके ऊपर कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने वाला हूं जिससे ये डेटा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे प्लॉट कर दूं तो A and this is आइगन वेक्टर B। ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब मैंने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि जो मेरे आइगन वेक्टर्स की डायरेक्शन थी ना, वो एक्सिस बन गई है ना। आपको दिख रहा होगा यार, ये y है, ये x है, ये जो आइगन वेक्टर a है ये x की डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में आ गया, आइगन वेक्टर b y एक्सिस की डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ये अगले चैप्टर में बताने वालों में कैसे कैसे कर रहे हैं हम, अभी बस समझ लो कि हम कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे कि ऐसी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखो यार, आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब दिख रहा है ना कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई मेरे को तो दिख रहा है कि जो आइगन वेक्टर ए है, दिस इज द बेस्ट फिट। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कौन सा है? आइगन वेक्टर ए। आइगन वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिस इज प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। जो भी हमारा आइगन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। और जो हमारा पीबी है ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट 2, ठीक है। तो यार यही होता है कि पीसीए ना आपको बेस्ट जो आपके फीचर्स हैं वो निकाल के दे देता है कि यार आपके ये कुछ बेस्ट फीचर स्ट्रक्चर, मैंने बताया भी आपको कि ये आपके कुछ बेस्ट फीचर्स हैं, ठीक है, इनमें से आप निकाल लो, ठीक है। सारे फीचर्स को बता देता है कि ये बेस्ट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ठीक है। अब बाकी मर्जी आपकी, आप निकाल लो अपने आप, आपको कौन कौन से चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ पीसीए वर्क्स। अब अगले चैप्टर हम समझते हैं कि यार इसका पूरा एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। प्रॉपरली बताऊंगा कि यार कैसे कैसे हम सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे लगाते हैं, ठीक है, एंड उससे कैसे हमारी
फाइनल हम प्रोडक्ट तक पहुंचे। मैं बताया था ना कि 6 कॉलम से हम 6 कॉलम निकालते हैं, जिससे हमें ऑल 6 कॉलम्स ईच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोस ओल्ड 6 कॉलम्स। वो वाला पूरा कैसे निकलता है तो बताता हूँ अगले वाले चैप्टर, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं अपना पूरी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एल्गोरिथम ऑफ पीसीए। ठीक है कि यार पीसीए के अंदर क्या क्या वो मैथमेटिकल इक्वेशंस लगती हैं कि यार वो उन 6 कॉलम्स को उठाकर इतना बढ़िया वाले 6 कॉलम बना लेता है, जो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी होता है, ऑर्थोगोनल भी होता है, और उसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो यार इसके कुछ स्टेप्स हैं। मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूं कि यार इन स्टेप्स को आप लिखो। ठीक है, अपने नोट्स में लिखिए इन स्टेप्स को, ताकि आप आगे जाकर इसे इंप्लीमेंट कर सके अपने आप। ओके, तो बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपना स्टेप आता है स्टेप नंबर 1, विच इज अगर आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है, मेरे पास डेटा सेट है, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई है। इसके अंदर एक्स और वाई आपको यार पता ही होगा क्या होता है कि एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दीज आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड दिस इज माई टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल कह लो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कह लो। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसा डेटा सेट होता है जिसके अंदर आपके टारगेट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों साथ में होते हैं ना, तो पहला स्टेप आपका यही बनता है, पहला धर्म आपका यही बनता है कि आप इनको सेपरेट कर ले। ठीक है, मतलब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यार अलग कर लो, ठीक है, और डिपेंडेंट को अलग रख लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सारा काम इसके ऊपर करना है। ठीक है, को बेसिकली सारा काम इसके ऊपर करना है, तो इसको पहले ही सेपरेट आउट करना है। ओके, तो ये तो हो गया अपना पहला स्टेप। ओके, विच इज सेपरेटिंग द टारगेट्स एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, पहला स्टेप हो गया अपना। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है अपना, विच इज नेक्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइज द फीचर्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज द फीचर्स, इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है, मान लो मेरा डेटा सेट है जिसके अंदर मेरे पास एक स्कूल के स्टूडेंट्स की एज है, ठीक है, उनका वेट है, ठीक है, और उनकी हाइट है। ठीक है, हाइट है। अब यार एक बात देखो, जो हमारा एज होता है यार, जो हमारी एज होती है वो किसके अंदर कैलकुलेट होती है? इट इज कैलकुलेटेड इन ईयर्स, है ना। जो हमारा वेट होता है इट इज कैलकुलेटेड इन केजीज। ठीक है, जो हमारी हाइट होती है वो कैलकुलेट होती है हमारी सेंटीमीटर्स में, है ना। तो यार एक बात सोचो कि यार इसके अंदर आपकी वैल्यूज क्या होंगी, जो हमारा एज है इसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी, चलो 18, 20 ऐसे वैल्यूज होंगी इसके अंदर, तो है ना। हमारा वेट क्या होगा, वेट मान लो यार 70, 65 ऐसे होगा। हाइट कितनी होगी, 178, 183 ऐसी कुछ होंगी। ठीक है, अब एक बात आप देखो यार कि इधर आपकी एज में देखो कितनी छोटी वैल्यूज है ना, 18, 20। ओके, वेट में क्या है 70, 65। इसमें क्या है आपकी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, 100 के पार है आपकी वैल्यू। तो यार ये कुछ बैलेंस नहीं बता इनके बीच में, है ना। और तो और मोर ओवर ये अलग अलग यूनिट्स के अंदर काउंट होती है, कि एज जो हमारी है ईयर्स के अंदर काउंट होती है, ये हमारे केजीज में होता है, ये हमारे सेंटीमीटर्स में होता है। तो इनके बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब यही होता है कि आप इन फीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला कॉलम है ना, अगर मेरे को एज को स्टैंडर्डाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा कि एज, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, जनरल फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है, जो मेरा एक्स है ना, एक्स मेरा फीचर है। ठीक है, एक्स मेरा फीचर है, फीचर मतलब कॉलम, जो हमारे सारे हैं ये
दीज आर आर कॉलम्स, है ना। ये मेरा एक्स है, ये फीचर है, और इसको मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यार आप क्या कर रहे हो, हर एक फीचर को आपने उठाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एज उठाई, ठीक है, ये मेरे एज का कॉलम है, और मैंने क्या किया यार, उसके हर वैल्यू में से, जो मेरी हर वैल्यू, तो ध्यान से सुनना, जो मेरी हर वैल्यू है ना एज के अंदर, उसमें से मैं उसके मीन को माइनस करूंगा, ठीक है। इस पूरे कॉलम के मीन को मैं इसमें से माइनस करूंगा, इसकी हर वैल्यू में से, ठीक है। जो एज की मेरा 18 है ना, 18 में से इसके मैं मीन को माइनस करूंगा, ठीक है, और उसे डिवाइड कर दूंगा इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं जो मैंने डेटा बनाया। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लो कि हर फीचर को स्टैंडर्डाइज करने का फॉर्मूला क्या होता है, फीचर की वैल्यूज माइनस द मीन ऑफ द फीचर डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फीचर, ठीक है। करके दिखाता हूं, ठीक है, करके दिखाते हैं, ब्लू से करते हैं। चलो, मैं यहां पर एज वाले कॉलम को स्टैंडर्डाइज करने वाला हूं। कैसे कि एज की जो मेरी वैल्यूज हैं, एज की जो मेरी वैल्यूज है ना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी 18 वाली वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करता हूं। कैसे होगी ये, 18 माइनस, अब इसका मीन क्या होगा, 18 प्लस 20, इसका क्या हुआ 28, नहीं 38, 38 डिवाइड बाय 2 विच इज 19, ठीक है। तो इसका आप सबसे पहले तो यार हम इसका मीन निकाल लेते हैं। इसका मीन क्या निकलेगा, ठीक है, एज का मैं मीन निकालूं अगर, मीन ऑफ एज, मीन ऑफ एज क्या होता है यहां पर, 18 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 विच इज 38 डिवाइड बाय 2 विच इज 19, ठीक है। ये 19 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, 18 माइनस 19 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। या स्टैंडर्ड डेविएशन की थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है, तो मैं वो करने नहीं वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज, पूरे वेरिएबल जो हमारा पूरा फीचर है ना, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दो, तो आपको 18 स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिल जाएगा। यही काम आपको 20 के साथ भी करना है, ठीक है। यही काम मैं 20 के साथ भी कर दूंगा, ठीक है। ऐसे आप सारी की सारी इन वैल्यूज को कर देंगे, ठीक है। यही काम फिर मैं वेट के साथ भी करूंगा। वेट के केस में क्या होगा कि यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 70 को पकड़ूंगा। अगर ये मेरा एज हो गया ना, इसको मैंने 70 को पकड़ा, 70 को मैंने पकड़ा, 70 माइनस इसका मीन जो भी आएगा उसके मीन से माइनस किया, ठीक है, डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे करके आप इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि मैं जो मेरी x नाम के, अब मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा पूरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, मैं उसको x नाम से डिनोट करने वाला हूं, ठीक है। ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x, ठीक है। मैंने पिछले वाली स्टेप में बताया था ना कि मैंने x और y को अलग कर लिया, तो ये वही x है। इसके अंदर मेरे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस x को स्टैंडर्डाइज कर दूंगा, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद इसे मैं नाम दूंगा z, ठीक है। x के सारे फीचर्स को स्टैंडर्डाइज करने के बाद जो नई मेरे पास डेटा सेट बन के आएगा, ठीक है, उसको मैंने नाम दिया z। अब मैं उसको z से डिनोट करने वाला हूं, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ x, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ x, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमारा, लेट मी चेक। यार आपको ना स्टेप्स कभी बार याद नहीं रहते, इसी वजह से देखो मैंने भी लिख रखे हैं सारे सर, ये सारे मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो आप भी यार ऐसे नोट्स बनाओ बढ़िया से, सुंदर से, ठीक है, ताकि आपको भी लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको क्या करना है कि ओके, अब आती है कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स ये कैसे कैलकुलेट होती है कि हम क्या करते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स को डिनोट किया, ओके, ठीक है।
कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होती है? जो हमने पिछले वाले स्टेप में Z निकाला ना, Z इंटू द ट्रांसपोज ऑफ Z, ठीक है, Z इंटू द ट्रांसपोज ऑफ Z आप कर देंगे तब आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोज तो आपको पता ही होगा, बस रोज को कॉलम बना देते हैं, कॉलम्स को रोज बना देते हैं, है ना। अब यार कोवेरियंस मैट्रिक्स होती क्या है? बेसिकली यार कोवेरियंस मैट्रिक्स के अंदर ना हमारे हर फीचर का, अब ये कोवेरियंस क्या होता है पहले ये समझते हैं। कोवेरियंस क्या करता है कि ना, कोवेरियंस tells the क्या बोलूं यार, रिलेशन लिख लेते हैं इन वेरी लेमन लैंग्वेज, रिलेशन बिटवीन टू फीचर्स। ठीक है, कि दो फीचर्स हैं अगर मेरे पास, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो ये बताता है कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस का मतलब ये होता है, कोवेरियंस मैट्रिक्स नहीं, कोवेरियंस का मतलब ये होता है कि कोवेरियंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू फीचर्स। ठीक है, अगर मेरे पास दो फीचर है ए और बी, दो कॉलम है मेरे पास ए और बी, तो उनके बीच में कोवेरियंस बताता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो बताता है कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस बताता है। एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या है? कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या है? इसके अंदर जो हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स होते हैं ना, इसके अंदर हमारे सारे, जैसे मेरे अगर मैंने एक डेटा सेट ले रखा है जो मेरा एक्स है, मान लो मेरा जो एक्स है, याद है ना एक्स क्या था, है ना, एक्स छोड़ो भी जेड लेते हैं, जो मेरा जेड था मान लो उसके अंदर ये 4 कॉलम्स हैं, चलो 3 मान लो, 3 कॉलम्स है ए बी और सी। ठीक है, याद है ना, एज हाइट वेट है ना, वही है। ठीक है, उसको मैंने स्टैंडर्डाइज कर लिया था, तो अब मेरे पास जेड वाला डेटा आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, ए बी सी, ऊपर मैंने लिए ए बी सी, ठीक है, और इनके बीच में मैंने कोवेरियंस निकाल दिया। कैसे? ए से ए का कोवेरियंस क्या हुआ, जो भी आएगा आई गेस 1 ही आएगा। ठीक है, बी से बी का कोवेरियंस क्या हुआ, सी से सी का कोवेरियंस क्या हुआ, ए से बी का कोवेरियंस क्या हुआ, वो यहां होगा, ए से सी का कोवेरियंस क्या होगा, वो यहां होगा। ठीक है, ए से बी का यहां 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 यहां, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, ये हर कॉलम का एक दूसरे से रिलेशन बता देता है। ठीक है, दिस इज कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ए का बी से क्या रिलेशन है, वो ए और बी के बीच में क्या कोवेरियंस है, वो यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर भी होगा वैसे तो। ठीक है, तो दिस इज कोवेरियंस मैट्रिक्स। और इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, Z इंटू ट्रांसपोज ऑफ Z। ठीक है, सिंपल। ओके, आता है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, लेट मी चेक। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है, लाल से लिखते हैं, 4th स्टेप आता है अपना कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स, सॉरी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, ये क्या डिनोट करते हैं, दिस इज द आइगन वैल्यू एंड P is the आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सो अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है फ्रॉम, हमें कैलकुलेट क्या करना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फ्रॉम द कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स जो हमने निकाली थी उसमें से, उसके, अब आपको याद है ना यार, ये मेरी जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है, यहाँ ए बी सी, इसके जो कॉलम होंगे ना, जिसके कॉलम्स होंगे, ठीक है, ये जो पूरा कॉलम है, ए ये बी ये सी, इन हर एक कॉलम का हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, मतलब ये जो ये है ना पूरा कॉलम निकल के आएगा, इसके मेरे को
आइगन वैल्यूज विच इज आइगन वैल्यू ए एंड आइगन वैल्यू बी, सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही मेरे को हर कॉलम के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब यार आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है, इस वजह से मैं जाना नहीं चाहता इसके अंदर। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के ऊपर कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज यार आपको कोड करना है, यार कोड के अंदर कुछ भी नहीं है कि एक नंपाई की लाइब्रेरी होती है उसके अंदर ही, विच इज बाय द नेम ऑफ आई गेस लिन आर्ग है, लीनियर अलजेब्रा होता है, लीनियर ऐसे नाम की एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने का फंक्शन मिलता है, तो आप उसमें से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, नंपाई के अंदर होता है ये। मैं इसका एक स्क्रैच कोड भी करना सिखा दूंगा आपको एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो यार आपको हर कॉलम के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, ऐसे बी के भी निकल जाएंगे, जो भी यहाँ पर होगा ना इसके अंदर, जो मैं बता रहा था ना यहाँ पर को वेरियंस होता है इन सबका, उन सबके कॉलम जो है, जो ये पूरा कॉलम है, इसका आइगन वैल्यू ऑफ बी, आइगन वेक्टर ऑफ बी, ये निकालिए। इसका भी आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू सी, आइगन वेक्टर सी, ये निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकाल लीजिए, और इसके बाद ये जब आप निकाल लेंगे ना, तब यार हमें बेसिकली पता लग जाएगा कि आपको याद है ना मैंने पहले क्या बताया था हाउ पीसीए वर्क्स में, कि यार जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, और आइगन वेक्टर्स क्या होता है, हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, हमारी डायरेक्शन होती है बेसिकली। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, ओके अरेंज द आइगन, सिंबल यूज करता हूं मैं। ठीक है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, अरेंज द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या कहता है कि यार जो आइगन वैल्यूज होती है ना अपनी, जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ये जो आइगन वैल्यूज होती है ना, यही बताती हैं कि हमारा जो पूरा कॉलम है वो कितना सिग्निफिकेंट है अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, याद है ना आपको मैंने बताया सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल क्या होता है। ये जो आइगन वैल्यूज होती है ना, आइगन वैल्यूज जो मैं कह रहा था मैग्नीट्यूड है, वो बेसिकली यही बताती है वो मैग्नीट्यूड किस चीज का है, दैट्स द मैग्नीट्यूड, दैट द वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स इन द मॉडल। ठीक है, ये क्या बताती है, सिग्निफिकेंस ऑफ फीचर इन मॉडल। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फीचर इन मॉडल। और ये जो आइगन वेक्टर्स हैं, जो मैं बता रहा था कि आपको डायरेक्शन होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा सारा डेटा होता है। ठीक है, सारा ट्रांसफॉर्म मैं बता रहा था ना, वो 6 से निकाल कर हमने 6 जो हमारे पुराने वेरिएबल, हमारे पहले फीचर्स थे, उसमें से कॉम्बाइन करके हमने निकाला है, ये वही है। ठीक है, ये वही है, ये जो आइगन वेक्टर्स है ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज वेक्टर। ठीक है, ऑल दोज फीचर्स। ठीक है, सो इसके अंदर हमारा होता है न्यू फीचर्स। याद है ना आपको यार, फीचर एब्स्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि जो हमारे 6 कॉलम होते हैं उसका ही कॉम्बिनेशन करके हम निकाल देते हैं। ठीक है ना, बताया था मैंने, तो वही है, ये कॉम्बिनेशन करके वही निकलता है। जो आइगन वेक्टर होते हैं ये वही न्यू फीचर्स है जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन से निकाले हैं। न्यू फीचर्स ट्रेंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वही होते हैं। अब हमें क्या करना है यार, देखो मैंने क्या बताया था कि यार हमें ना बेस्ट फीचर्स निकालने जिसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा हो। अब हमें पता है कि यार ये जो आइगन वैल्यूज होती है ये बताती है हमारी सिग्निफिकेंस, है ना, सही बात है ना। तो एक चीज देखते हैं अब
के, ये तो आपने लिख ही लिया होगा क्या समझाता है ये, ठीक है। अब वही वाला अपना एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास आइगन वैल्यूज आई हैं, आइगन वैल्यू ए, आइगन वेक्टर ए, आइगन वैल्यू बी, आइगन वैल्यू सी, आइगन वेक्टर बी, आइगन वेक्टर सी, ठीक है। अब मेरे आइगन वैल्यूज की फॉर एग्जांपल मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं, चलो वैल्यू है, मैं कुछ भी वैल्यू ले रहा हूं अभी, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सब वैल्यू है, ठीक है। आइगन वेक्टर की वैल्यू मान लो 2 है, इसकी आइगन वेक्टर बी की वैल्यू मान लो 10 है, इसकी मान लो 5 है, ठीक है। तो ये क्या बताता है आपको, ये समझ में आ रहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा आइगन वैल्यू हुई उसका सिग्निफिकेंट हुआ, है ना। मैंने क्या बताया था, इट टेल्स द सिग्निफिकेंस, इट इज द मैग्नीट्यूड। आइगन वैल्यू क्या होती है, इट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ इन द मॉडल इट होल्ड्स, ठीक है। सो यार आइगन वैल्यू ऑफ बी मेरे को सबसे ज्यादा लग रही है, मतलब जो हमारा बी वाला कॉलम है ना, दैट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडल, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज आवर प्रिंसिपल कंपोनेंट, मैंने बताया था यार, अगर याद है तो पीछे आके देख लो, ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इस प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इसके बाद आता है ये, इसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट के बाद ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है और लीस्ट सिग्निफिकेंट ये है, ठीक है। तो अब क्या काम करना है हमें इनको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। जो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसी ऑर्डर के हिसाब से हमारे आइगन वेक्टर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और उसी ऑर्डर में अपने आइगन वेक्टर्स भी आएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं फटाफट से ऐसे अरेंज कर दूं तो ये कैसा बनेगा, आइगन वेक्टर ऑफ बी यहां आएगा, आइगन वेक्टर ऑफ सी यहां आएगा, आइगन वेक्टर ऑफ ए यहां आएगा। मैं दोबारा से वैल्यूज लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ 5 था, यहाँ 2 है, ठीक है। इसी सेम ऑर्डर में हमारे आइगन वेक्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, हमारे आइगन वेक्टर्स भी आ जाएंगे, सॉरी सी है, सी और ए, ठीक है। सो अब हमने क्या कर लिया, देखो अब एक चीज देखो, हमने अपने जो हमारे फीचर, हमारे आइगन वेक्टर थे, याद है ना आपको क्या बताया था, हमारे न्यू ट्रांसफॉर्म वाले फीचर्स हैं, मैंने अपने फीचर्स को उनकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से अरेंज कर लिया, ठीक है। मतलब ये जो मेरा ये वाला है, मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये मेरा सबसे आगे आया, उसके बाद जो उसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो उसके बाद, और जो लीस्ट वाला है जो थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो यहां आया, ठीक है। तो मतलब मैंने इनको अरेंज कर लिया है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसमें से कितने भी निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि यार मुझे फॉर एग्जांपल मेरे को ये 3 में से केवल 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग के 2 ले लो, सिंपल, स्टार्टिंग के 2 ले लो, ठीक है। और या फिर मेरे को चाहिए यार, मेरे को बस एक ही चाहिए, तो यार एक ही हमारा दिख तो रहा है, हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये ले लो, ठीक है। तो जब आप ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं ना और आप सबको अरेंज कर देते हैं, तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितने फीचर्स चाहिए इसमें से, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर 80 कॉलम्स होते हैं जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके निकाला होता, तो मैं आराम से चूज कर सकता हूँ कि मेरे को कितने कॉलम्स चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, 1 चाहिए, भैया क्या 80 में से मेरे को 40 चाहिए, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, 2 चाहिए 2 ले लो, स्टार्टिंग के 2, अब यहाँ पर स्टार्टिंग से होगा, स्टार्टिंग के 2 क्योंकि हमने यहाँ अरेंज कर रखा है, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 2 ले लो, ठीक है, 1 चाहिए, स्टार्टिंग का 1 ले लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप है भी, हाँ एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि यार ये जो हमारे आइगन वेक्टर्स आए थे ना, हमें इसके साथ एक छोटी सी और ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जब आपने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है, जब मैंने इनको अरेंज कर लिया ना इस फॉर्मेट में, अरेंज किया था ना मैंने इनको एग्जाम्पल में, अब एक छोटा सा काम और करना है
कि ये जहां पर स्टोर्ड है, अब ये जो सारे आइगन वेक्टर्स है ये एक मैट्रिक्स में स्टोर होंगे ना, उस मैट्रिक्स का नाम मैंने रख दिया है पी। ठीक है, मैं निकाल लेता हूं इसको। हाँ, इस मैट्रिक्स का मैंने नाम रख दिया है पी स्टार। ठीक है, अरेंज करने के बाद जो मेरी आएगी मैट्रिक्स जैसे पी स्टार। ठीक है, इसके अंदर मेरे सारे कॉलम होंगे, यहाँ पर बी वाले कॉलम के होंगे या सी वाले के होंगे या ए वाले के होंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड है ये। ठीक है, दिस इज माई पी स्टार मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया पी स्टार। अब हमारा फिफ्थ वाला जो स्टेप है वो क्या कहता है कि ना यार आप एक काम करो कि एक छोटी सी कैलकुलेशन और करो, जेड स्टार कैलकुलेट करो एंड जेड स्टार विल बी इक्वल टू जेड डॉट पी स्टार। जेड याद है ना आपको, जेड हमने निकाला था। जेड क्या था हमारा, जेड वॉज द स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ एक्स, है ना। जेड हमारा स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एक्स था एंड अब हमें क्या करना है, जेड स्टार निकालना है। जेड स्टार विल बी इक्वल टू जेड इंटू पी स्टार। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेटा निकला है ना, ये हमारा फाइनल है। अब इसके अंदर से आप जितने चाहे उतने फीचर निकाल लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा जेड स्टार निकलेगा वो मेरे को चेक करने दीजिए। हाँ, अब ये मेरा जेड स्टार निकला है ना, इसके अंदर से जेड स्टार के अंदर भी क्या हो गया यार, तीन फीचर ही होंगे ना, जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तीन फीचर ही होंगे ना। इसमें से अब मैं चाहे जितने चाहे उतने निकाल लूं। ठीक है, दो चाहिए दो निकाल लो, एक चाहिए एक निकाल लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर से नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पर। बेसिकली हमें इसमें से नहीं, हमें जेड स्टार के अंदर से निकालने अपने वेरिएबल्स। ठीक है, तो यार ये था। एंड जो हमारे जेड स्टार है वो बेसिकली वही मैंने बताया था ना, वही 6 कॉलम कॉम्बिनेशन वही है। ठीक है, जेड स्टार हमारी फाइनल, हमारा जो फाइनल डेटा है वो हमारा जेड स्टार है। इसके अंदर से आप जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम निकाल लीजिए स्टार्टिंग से। ठीक है, मेरे को से दो तीन में से मेरे पास दो चाहिए तो स्टार्टिंग दो उठा लो, एक चाहिए स्टार्टिंग का जो कॉलम है वो उठा लो। ठीक है, सो दिस इज हाउ पीसीए वर्क्स। ठीक है, अब आप चाहे तो इसका एक स्क्रैच कोड भी कर सकते हैं अपना। देखो मैं तो यार एनकरेज करता हूं, इसको लिखो भी, इसको स्क्रैच से अपने हाथ से इंप्लीमेंट भी करो। ठीक है, तो जितना आप इंप्लीमेंट करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी और पकड़ मजबूत होगी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज हाउ पीसीए वर्क्स के टोटल 5 स्टेप्स हैं एंड इसके थ्रू आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि यार देखो, अगर मेरे को नहीं पता कि मेरे को कितने कॉलम निकालने हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को 80 कॉलम है तो बस मेरे पास तीन थे, तो मैंने सोच लिया चलो 2 निकाल लेंगे। अगर मेरे पास 80 कॉलम है तो मैं उसमें से कैसे निकालूंगा, है ना। तो दिस इज हाउ। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे इसी के ऊपर है कि कितने नंबर ऑफ डायमेंशन हमें निकालने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं यार कि नंबर ऑफ डायमेंशंस कैसा निकालते हैं। देखो अभी यार आपने सब कुछ कर लिया, आपने पूरा पीसीए निकाल लिया, आपको बढ़िया सी आपको टेबल मिल गई है जिसके अंदर हमारे पास हमारे ट्रांसफॉर्म्ड कॉलम्स हैं विच आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल टू। अब एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है कि यार मान लो मेरे पास यहाँ पर 80 कॉलम है कुछ। ठीक है, मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड होके कुछ 80 कॉलम आए हैं। अब इसमें से मैं कितने कॉलम लूं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इसमें से मैं कितने कॉलम लूं कि मेरा मॉडल यार अच्छी खासी एक्यूरेसी दे मुझे। ठीक है, अब देखो यार इसके अंदर तो 2 मेथड होते हैं अपने पास। सबसे पहला मेथड हो गया कि यार आपको पहले से पता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, पहला मेथड है, इसको ब्लू से लिखते हैं यार, काले से क्यों लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहला मेथड हो गया कि यार आपको पहले से पता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को 80 कॉलम्स में से मान लो 69 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग के 69 कॉलम्स उठा लूंगा। ठीक है, यही मेरे को पता है यार 80 में से मेरे को 2 कॉलम्स चाहिए तो मैं स्टार्टिंग के 2 कॉलम उठा लूंगा। ठीक है, तो यार ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यार आपको जितने कॉलम्स चाहिए उतने आप स्टार्टिंग में से उठा लो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है कि जब आपको नहीं पता होता कि आपको कितने कॉलम उठाने हैं। ठीक है, जब आपको नहीं पता होता कि यार आपको कितने कॉलम उठाने हैं, तब आप एक अप्रोच का यूज करते हो विच इज प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर
प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन क्या बताता है यार कि सारे फीचर्स में से ना आपका वो पर्टिकुलर फीचर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, आपके मॉडल की वेरिएंस बताने में, वेरिएंस को एक्सप्लेन करने में। वेरिएंस यहां पर एक्सप्लेन करने का मतलब है, वेरिएंस एक्सप्लेन का मतलब है कि यार आपका जो मॉडल है वो कितने अच्छे तरीके से आपके जो अनसर्टिनिटी है या फिर जो आपके टारगेट वेरिएबल्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यार क्या होता है कि प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं वही 3 वाले पे आता हूं कि मेरे पास यहां पर आइगन वैल्यू ऑफ बी, आइगन वैल्यू ऑफ सी, आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, मेरे पास ये दिए हुए हैं। मेरे को निकालना है कि यार आइगन वैल्यू ऑफ बी की प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड कितनी है, मतलब कि जो बी मेरा कॉलम है, जो मेरा बी कॉलम है वो कितने प्रपोर्शन में एक्सप्लेन कर पा रहा है मेरी वेरिएंस को, मतलब कि यार उसका कितना रोल है मेरे मॉडल में वेरिएंस, वो मतलब उसका मेरा जो मॉडल है जो वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है उसके अंदर बी का कितना रोल है ये पता लगाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है यार कि मैं इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा पी वी ई ऑफ सी ने बी ऑफ बी, प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय बी कॉलम क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय ऑल द आइगन वैल्यूज प्लस आइगन वैल्यू ऑफ सी प्लस आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। पीवीई ऑफ बी इज आइगन वैल्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आइगन वैल्यू ऑफ सी प्लस आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यार ये बेसिकली यही बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर आ गया 0.42, इसका मतलब 42% इसका कंट्रीब्यूशन है मॉडल के अंदर वेरिएंस को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। मतलब ये एक पूरे मॉडल के अंदर जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर से भैया 42% काम कॉलम बी ने कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है 42% काम कॉलम बी ने कर दिया, ठीक है। यही मैं निकालू यार पीवीई ऑफ सी, यहां मैं लिख लेता हूं, इसको साइड में कहीं लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पीवीई ऑफ बी क्या लिखा था मैंने 0.42, ठीक है। पीवीई ऑफ सी निकालूंगा, पीवीई ऑफ सी क्या होगा यार, वही है सिंपल बेसिक, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ सी डिवाइड बाय ऑल द आइगन वैल्यूज। अब इसकी यार वैल्यू कुछ भी आ सकती है, फॉर एग्जांपल 0.31 वगैरह कुछ भी आ सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। 0.31 का मतलब है कि ये इससे 31%, 0.31 का मतलब है 31% ये वेरिएंस को एक्सप्लेन कर पा रहा है मॉडल के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये हो जाता है एंड आप ए का भी निकाल सकते हैं। तो यार बेसिकली यही होता है कि आपके ये जो कॉलम्स हैं ये कितना % आपके मॉडल के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो हमारा पीवीई ऑफ बी मैंने निकाला था वो उसको मैंने यहाँ पर बस वैल्यू एज्यूम किया, मैंने कुछ कैलकुलेशन निकली आपको दिख रहा होगा। तो पीवीई ऑफ बी का मतलब है कि जो बी कॉलम है वो इतना % हमारे मॉडल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। पीवीई ऑफ सी का मतलब ये है, पीवीई ऑफ ए भी निकाल लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये मतलब होता है इसका एंड हम ये निकालते हैं ताकि हमें पता लग सके कि यार कितने % ऑफ हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये हो गया एक चीज, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ वेरियस एक्सपेंट तो आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड, इसको भी रब कर देता हूं मैं, विच इज कॉल्ड द क्यूम्यूलेटिव, ओके, क्यूम्यूलेटिव पीवी। क्यूम्यूलेटिव पीवीई का क्या मतलब हुआ कि मैं आपको उससे दिखाता हूं फॉर्मूला से कि यार क्यूम्यूलेटिव पीवीई का बेसिक मतलब यही है। एक बार मैं फॉर्मूला जरा क्रॉस चेक कर लूं अपने वेरी ब्यूटीफुल नोट से। हाँ, तो पीवीई ऑफ मतलब होता है कि यार पर मैं अगर सी पीवीई लिखूं, ठीक है, मैं वही सारे आइगन वैल्यूज देता हूं
ठीक है। इधर CPVE का मतलब क्या हुआ, CPVE ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, बीएथ कॉलम तक, बी कॉलम तक कितने यार, ये तो वही आ जाएगा, चलो ठीक है, प्लस C प्लस A। यहां पर तो कहानी वही है, बट जब मैंने अगर इसके अंदर डाल दिया कि टिल C, ठीक है, मेरे को भैया CPVE टिल C बता दे, तो पता क्या होगा, यहां पर ना ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑर्डर क्या है, यहां पर हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, B पहले आता है, देन C देन A, है ना। तो मतलब CPVE टिल C क्या होगा, ये आइगन वैल्यू ऑफ B प्लस आइगन वैल्यू ऑफ C डिवाइड बाय ऑल द आइगन वैल्यूज, ठीक है। पीवीई में क्या था, हम केवल उस पर्टिकुलर काउंट, जब मेरे को पीवीई ऑफ C निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, आइगन वैल्यू ऑफ C डिवाइड बाय आइगन वैल्यू ऑफ B प्लस C प्लस A, है ना। बट CPV क्या, क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव मतलब कि हमें इसके अंदर उसको ऐड करना है, ठीक है। हमने क्या किया, आइगन वैल्यू ऑफ B प्लस आइगन वैल्यू ऑफ C डिवाइड बाय ऑल द आइगन वैल्यूज को सम, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं A भी कर दूं टिल A, तो यहां क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आइगन वैल्यू ऑफ B प्लस आइगन वैल्यू ऑफ A प्लस सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ C प्लस आइगन वैल्यू ऑफ A डिवाइड बाय ऑल द आइगन वैल्यूज। अब यार बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा, ये तो दोनों ऊपर सिमिलर है, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो CPVE की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 तक, ठीक है। अब इसका यूज कहां करते हैं हम, ये मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, विच इज ऑफ स्क्री प्लॉट, ठीक है। उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं यार, CPV क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन, ठीक है। चलो अब समझते हैं स्क्री प्लॉट के अंदर इसका यूज क्या है। ओके, तो देखते हैं यार अपना फाइनल टॉपिक विच इज ऑफ स्क्री प्लॉट, ठीक है। देखो स्क्री प्लॉट क्या होता है यार, कि ना जो हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड एंड प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन निकाल थे ना, उनको हम यहां पर प्लॉट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ढक्कन गिर गया, ओके। तो हमारे पास क्या क्या था यहां पर, आइगन वैल्यू ऑफ A, सॉरी आइगन वैल्यू ऑफ B, आइगन वैल्यू ऑफ C, आइगन वैल्यू ऑफ A, ठीक है। इस ऑर्डर में थे हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर यार, नीचे सबसे पहले तो अपने आइगन वेक्टर लगा दूंगा, ठीक है, उसी ऑर्डर में लगाऊंगा जिस ऑर्डर में ये है, ठीक है। आइगन वेक्टर यहां पर आ गए, और अब मैं क्या करूंगा, अपनी पीवीई और CPV को प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो मान लो यार कुछ पीवीई मेरा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स है, और मेरा CPV कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये मेरा CPV है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं एक तरीके से लेजेंड बनाकर, दिस इज द रेड लाइन इज फॉर PVE एंड ब्लू लाइन इज फॉर CPVE, ठीक है। तो यार अब क्या है कि ना, आप एक चीज देखो, आपके पास है दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, ठीक है। क्या है कि यार देखो, जब आप अगर आप PVE से कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कैसे होता है कि आपको ना इसके अंदर एल्बो ढूंढना है। एल्बो का मतलब क्या होता है कि ना, एल्बो का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर आपकी, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर ड्रास्टिकली नीचे गिरा है ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक के बहुत तेजी से नीचे गिरा, पर यहां पर आता ही ये स्मूथ आउट हो गया, बिल्कुल ऐसे सपाट हो गया, है ना। सो दिस इज द एल्बो। अगर आप मेरी कोनी भी देखोगे, मेरे हाथ है, इसके अंदर ये मेरी एल्बो है ना। यहां से लेकर यहां तक बहुत स्टीप जा रहा है ना, पर यहां पर आते ही बिल्कुल प्लेन आउट हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है ना। पहले बिल्कुल यूं गिरा नीचे, फिर धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगा, है ना। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना, हमें एक ऐसी एल्बो का पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये वाली चीज हो, और वो एल्बो का पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है ना, PC में उस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ C पे। इसका मतलब कि
अगर मैं केवल आइगन वैल्यू ऑफ बी और आइगन वेक्टर ऑफ बी और आइगन वेक्टर ऑफ सी लूं, तब भी मेरा काम चल जाएगा। मतलब कि तीनों में से मैं केवल स्टार्टिंग के अगर 2 ले लूंगा ना, तब भी मेरा काम चलेगा। अगर आपने यार एक तरीके से के मींस क्लस्टरिंग पढ़ी होगी ना, तो उसके अंदर भी एक एल्बो मेथड होता है, जिसके अंदर आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि यार आपको कितने क्लस्टर्स बनाने हैं ना। एग्जैक्टली वही सेम चीज है यहाँ पर भी, आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि आपको कितने डायमेंशंस लेने हैं। ठीक है, तो यार जहां पर भी आपकी एल्बो होगी, यहाँ पर तो बस 3 फीचर है। अदरवाइज आपका अगर बड़ा डेटा सेट है तो उसके अंदर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार कहां पर एल्बो मिल रही है, वो उस एल्बो को खोजिए, आपको उतने ही फीचर्स लेने हैं फिर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 3 है, मैं यहाँ पर अगर थोड़े ज्यादा वेरिएबल्स ले लूं, ठीक है, थोड़ा छोटा ही बन रहा है यहाँ पर, अगर मैं थोड़े ज्यादा वेरिएबल्स ले लूं, कुछ ऐसा बने ये, अगर यहाँ पर मैं पॉइंट्स इसके मार्क कर देता हूं, ये ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यार, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है ना। यहां पर मेरे को मेरी एल्बो मिल रही है, मतलब के स्टार्टिंग के 3 कॉलम। ठीक है, मेरे को मतलब स्टार्टिंग के 3 कॉलम उठाने हैं। यहां पर क्या है, यहां पर मेरे को सेकंड कॉलम पे मिल गई है, तो मैं स्टार्टिंग के 2 कॉलम उठा लूंगा फ्रॉम एल्बो। ठीक है, ये तो हो गया यार हमारा पीवीई से। अब सीपीवीई क्या काम कर रहा है, देखो सीपीवीई ना हमारा बेसिकली 1 तक जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि ये आपके ऊपर होता है कि आपको कितने % ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को वेरिएंस एक्सप्लेन चाहिए यार, मान लो 90% कुछ चाहिए मेरे को वेरिएंस एक्सप्लेन, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो मेरी आएगी ना वैल्यूज, उसके अंदर मैं चेक करूंगा यार 90 कहां पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 90 मेरा यहां पड़ रहा है। ठीक है, मेरे को मतलब 90% या तो 90% हो या उससे थोड़ा कम हो। ठीक है, तो मेरे को यहां तक इतना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में 2 उठा लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 90% की लाइन है कि मतलब 90% यहाँ एक्स एक्सिस पे यहां लाया करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्टार्टिंग के 2 उठा लूंगा, तो यार मेरे को लगभग 90% के आसपास मिल जाएगा। 90% नहीं मिलेगा, पर 90% से थोड़ा कम मिल जाएगा। ठीक है, तो यार ये यूज होता है आपका सीपीवीई और पीवीई का। पीवीई से आप एल्बो ढूंढते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं यार, यहां पर आपको एल्बो निकालनी होती है, और सीपीवी के अंदर आपको देखना पड़ता है कितना % ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड चाहिए मुझे। ठीक है, कितना % ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन मुझे चाहिए, वो मेरा सीपीवीई मेरे को बता देगा। ठीक है, तो यार ये यूज होता है स्क्रीन प्लॉट का। ऐसे आप अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हैं, अपने सीपीवी और पीवी को प्लॉट करिए, एंड यू कैन डिटरमाइन कि आपको कितने डायमेंशंस चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो यार यहाँ हमारा पीसीए का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यार स्टार्ट से लेकर एंड तक पीसीए क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है उसकी, डायमेंशन रिडक्शन, न जाने क्या क्या बताया मैंने आपको। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा पीसीए का पूरा टॉपिक खत्म होता है, एंड आई होप आपको मजा आया हो, आपको समझ में आया हो मैं क्या समझाना चाह रहा था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, पीछे जाकर देख लो एक बार। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आता तो यार गूगल कर लो, गूगल से बेटर कुछ भी नहीं है। गूगल कर लो यार कि इसका मतलब क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आया, आई वांट टू चेक इट आउट। ठीक है, अपने आप से एफर्ट डालो। ठीक है, एंड देन यू विल लर्न टू योर मोस्ट। ठीक है, तो यार यही था। इसके बाद मैं एक स्क्रैच वीडियो का डालूंगा कि यार आप पाइथन से कैसे स्क्रैच कोडिंग कर पीसीए को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्क्रैच कोडिंग यार शुरुआत से मैं स्क्रैच बोले जा रहा हूँ। स्क्रैच का मतलब ये होता है कि आप कोई भी बाहरी लाइब्रेरी ना यूज करें। बाहरी लाइब्रेरी इन द सेंस एसक्यूएल वगैरह जिसके अंदर ही पहले से इनबिल्ड होते हैं, आप वो सब ना यूज कर अपनी खुद की, अपने हाथों से बनाकर नंपाई एंड पांडास का यूज कर अपनी खुद की कैसी लाइब्रेरी बनाए, अपनी खुद की ऐसी क्लास बनाए जिसके थ्रू आप पीसीए को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, उससे बेस्ट लर्निंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप स्क्रैच से प्रैक्टिस करते हैं उससे बेस्ट लर्निंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यार ओके, यहां पर अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको मजा आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।